जी बेटा। ऑलराइट जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे पेपर 5 प्लानिंग एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, मई जून 2018, वेरिएंस 51. So let's start with question number 1. Faraday constant is the charge in coulombs carried by 1 mole of electron. That's what we have done in the class. मैंने क्लास में लिखवाया आपको. The amount of charge carried by 1 mole of an electron is called Faraday constant. और आपको ये भी बताया है हमने क्लास में कि Faraday constant को हम A2 केमिस्ट्री में कैपिटल F के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, right? A student plans an electrolysis experiment to determine the Faraday constant. आई बिलीव कि मैंने ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ है, तो होपफुली कि हम ये बहुत कन्वीनियंटली अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन. द स्टूडेंट वाज सप्लाइड विद द फॉलोइंग 0.1 मोल पर dm cube copper to sulfate. That means this will serve as an electrolyte. If this will serve as an electrolyte, ठीक है. Now the next is clean dry copper foil electrodes labeled anode and cathode. तो कुछ चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको. मैंने भी पढ़ाई हुई है आपको क्लास में. मैंने आपसे ये कहा है कि कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है. इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर और आप जानते हैं रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर. सो अगर आपने कैथोड की इक्वेशन देखी हो तो वो है कॉपर आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो कॉपर, राइट. एनोड जो है वो भी कॉपर का बना हुआ होगा बट ऑब्वियसली इम्प्योर कॉपर होगा. अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री इम्प्योर कॉपर होता है. ऑक्सीडेशन होती है एनोड के ऊपर हमेशा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी इक्वेशन हमने ओ लेवल केमिस्ट्री GCSE के अंदर कुछ इस तरह से बना के दिया, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज बैलेंस. ये जो बैलेंस है ये ऑब्वियसली कैथोड और एनोड का मास बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट मेजर करने में हेल्प करेगा. मेजर द मास ऑफ इलेक्ट्रोड, measure the mass of electrode, ठीक है. Then we have stop clock. Stop clock is used to measure the interval of time. To measure time. टाइम क्यों जरूरी है भाई मेजर करना? अगर आपको याद हो आपने A1 केमिस्ट्री में हमारे साथ पढ़ा था, सॉरी A2 केमिस्ट्री में, कि अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना हो तो आप करंट इनटू टाइम जो है वो यूज करेंगे. इसका मतलब कितने टाइम में करंट जो है वो कितने टाइम के लिए करंट कंसिस्टेंटली प्रोवाइड किया गया है, ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है. तो बिकॉज ऑफ दिस पर्पस वी नीड टाइम एंड सो वी नीड टू स्टॉप क्लॉक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमीटर. और आप ओ लेवल केमिस्ट्री से पढ़ रहे हैं कि एमीटर जो है वो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, टू मेजर करंट. ठीक है. ओके, वो कह रहे हैं draw the diagram of the apparatus and chemicals the student should use in their
electrolysis experiment, include in your diagrams the circuit connecting the cathode and anode. So अगर आपको याद हो हमने ये क्लास में डायग्राम शेयर की हुई है आपके साथ, हम दोबारा से शेयर कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये एनोड से कनेक्ट कर दिया, ये कैथोड से कनेक्ट कर दिया, और स्विच लगाएंगे हम यहाँ पर। राइट, स्विच के साथ हम रेओस्टेट भी अटैच कर सकते हैं। ठीक, रेओस्टेट के बाद हम उसको अटैच कर देंगे इलेक्ट्रोड से। देन फिर आपके पास है बेटा एमीटर, क्योंकि मैंने एमीटर लिया है इसका मतलब मुझे एमीटर को मेंशन करना है। ये एमीटर आ गया, ये आपके पास इलेक्ट्रोड आ गया, और हम इलेक्ट्रोड इस तरह से अटैच करेंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिप होंगे, एंड दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेन एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज कॉपर सल्फेट। तो ये इलेक्ट्रोड्स डिप हुए हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। चलें इनको हम लेबल करके दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये बैटरी है आपकी, देन फिर स्विच है आपके पास, देन फिर आपके पास रेओस्टेट है which is also called variable resistor. It alters the current in the circuit. इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने करंट को चेंज करना होता है और टाइम कांस्टेंट कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि करंट फिक्स कर देते हैं और टाइम चेंज कर रहे होते हैं। तो सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, व्हिच इज व्हाई मैंने यहाँ पर मेंशन की है सारी इंफॉर्मेशन आपको। ये आपके पास है कॉपर कैथोड because it is attached to the negative terminal of the battery, right? और ये कॉपर एनोड, ये impure कॉपर एनोड which is attached to the positive terminal of the battery, which is why इसको हम positive electrode कहेंगे, which is why इसको हम negative electrode कहेंगे, right? ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट which is your electrolyte. ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन हम 1 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे, यानी 1 मोलर लेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सो मैंने कैथोड एनोड को कनेक्ट कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया, और एपरेटस को हाईलाइट किया, लेबल किया है। इसको भी लेबल कर देते हैं। दिस इज योर एमीटर। ऑलराइट, सो 2 मार्क्स के लिए डायग्राम थी। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो कह रहे हैं आपसे two of the hazards of using copper to sulfate solution are given below. For each hazard, state a precaution other than eye protection in a lab coat that the student should take when carrying out the experiment. Copper to sulfate solution causes skin irritation. अगर स्किन इरिटेशन करता है कॉपर सल्फेट तो जाहिर सी बात है मैं ग्लव्स यूज करूंगा, और वो भी नाइट्राइल ग्लव्स जिनको हम केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स भी कहते हैं। यूज नाइट्राइल ग्लव्स और केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद आपके पास है कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन इज टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ। अगर ये टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ है तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता हूँ सी में। इनफैक्ट मुझे इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वेस्ट वाटर का कंटेनर यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डिस्पोज ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ वेस्ट वाटर कंटेनर, ठीक है, एंड डू नॉट throw it directly in the sea. Now the next is the student is carried out electrolysis for exactly 30 minutes with a current of 0.5 ampere. तो यहाँ से आपको पता चल गया टाइम और यहाँ से आपको पता चल गया बेटा करंट। तो मुझे टाइम पता चल गया और मुझे यहाँ से करंट पता चल गया। एक बात और याद रखिएगा, टाइम मिनट्स में है, हैज टू बी इन सेकंड। पढ़ाते हुए भी यही कहा था कि कन्वर्जन का ख्याल रखिएगा, तो इसको सेकंड्स में हमने कन्वर्ट करना है। फिर वो कह रहे हैं आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस वाज फिनिश्ड द स्टूडेंट रिमूव द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, द इलेक्ट्रोड्स वर देन केयरफुली वॉश्ड इन वाटर, हमें डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेगा और फिर इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाएगा या प्रोपेनॉन के सॉल्यूशन से रिंस किया जाएगा। तो मैंने क्लास में ये कहा था कि प्रोपेनॉन जो होता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोड को बहुत कन्वीनियंटली ड्राई कर देगा, ठीक है। और प्रोपेनॉन खुद एक्सट्रीमली वोलेटाइल होता है बिकॉज ऑफ इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए वो खुद भी आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। तो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट के साथ साथ हाईली वोलेटाइल विद लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हाईली वोलेटाइल होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है। तो इलेक्ट्रोड पे जितना मॉइस्चर होगा वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा प्रोपेनॉन, इसलिए रिंस करते हैं इलेक्ट्रोड्स को प्रोपेनॉन के सॉल्यूशन से। Now the next part of the question is कि state the measurements the student would need to record to calculate the mass change of an electrode, include the appropriate units. मुझे अगर change in mass of electrode निकालना है तो मेरे पास दो possibilities हैं, यानी दो different set of experiments हो सकते हैं। पहला मैंने क्लास में भी शेयर किया, मैंने कहा है कि जनाब आप before electrolysis यानी before the start of the experiment you need to measure the mass of copper cathode, and जब electrolysis हो जाए then you need to measure the mass of copper cathode after electrolysis, ठीक है। एक तो set of experiment ये हो गया। दूसरा ये है कि आप जो change in mass है वो एनोड के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चेंज इन मास जो है वो हम एनोड के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब एनोड की बात होगी तो जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि anode it is made up of impure copper, obviously it will oxidize into copper ions and electrons, right? So अगर मुझे कॉपर की मेजरमेंट करनी है तो ऑब्वियसली मैं मास ऑफ कॉपर एनोड बिफोर एक्सपेरिमेंट नोट डाउन करूंगा एंड लॉस इन मास ऑफ एनोड आफ्टर एक्सपेरिमेंट नोट डाउन करूंगा, क्योंकि एनोड डिसॉल्व इटसेल्फ होता है, एनोड डिसॉल्व हो जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये दो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, कैथोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैथोड के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन इन मास ऑफ कैथोड होगा बिकॉज कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। एनोड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस इन मास ऑफ एनोड होगा बिकॉज at anode oxidation takes place, so impure copper will oxidize into copper ions and electrons according to this equation. I hope it makes sense to you. So let's write down the measurements. So since it's 1 mark का part, तो हमें बहुत ज्यादा तो नहीं लिखना, हमें तो आइडिया शेयर करना है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनिशियल mass of cathode before experiment, एंड ऑब्वियसली इसका जो मास है वो ग्राम में आएगा क्योंकि वो हमसे यूनिट कह रहे थे, ठीक है। फिर आपके पास है फाइनल मास ऑफ कॉपर कैथोड
आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ये भी आ जाएगा। सो यहां से मिलेगा गेन इन मास ऑफ कॉपर कैथोड, ये भी ग्राम में आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट सॉर्ट ऑफ स्टेप। दूसरा देख लीजिए, इनिशियल mass of copper anode before experiment, ये ग्राम में आ जाएगा। फिर है आपके पास फाइनल मास ऑफ कॉपर एनोड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एंड देन लॉस इन मास ऑफ कॉपर एनोड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉस इन मास ऑफ कॉपर एनोड आ जाएगा। तो दीज आर द टू सेट ऑफ मेजरमेंट्स जो कि एग्जामिनर हमसे पूछ सकते हैं या डिस्कशन करके हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। वो हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द चार्ज पास थ्रू कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग द फॉर्मूला शोन। तो एग्जामिनर ने फॉर्मूला हमें दे दिया चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। करंट और टाइम लेंगे। टाइम हमारे पास था 30 मिनट्स, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। करंट हमारे पास था 0.5 एम्पियर, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। करंट हमारे पास था 0.5 एम्पियर, टाइम हमारे पास था 30 मिनट्स, उस मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 60, तो मेरे पास चार्ज, यानी मेरे पास चार्ज आ जाएगा 900 कूलम्स, राइट। सो चार्ज पास जो है वो 900 कूलम्स है। उसके बाद वो कह रहे हैं द मास चेंज ऑफ एनोड वाज दिस, और ये जो माइनस साइन है ये एक्चुअली लॉस इन मास ऑफ एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एनोड की डिस्कशन कर रहा है, लॉस इन मास होगा। तो वो कह रहे हैं आपसे कैलकुलेट द अमाउंट of in moles of copper lost from the anode. Give your answer to 3 significant figures. तो मुझे कॉपर का मास दे दिया है, राइट, और कॉपर का AR मुझे पता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन AR। तो मास मेरे पास है 0.282 और AR मेरे पास है कॉपर का 63.5। तो यहाँ से मोल्स ऑफ कॉपर गाइस मेरे पास हो जाएंगे 4.44 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4.44, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चाहिए, -10 टू द पावर -3। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे use your answer to D and E to calculate the charge required to remove 1 mole of copper from the anode. ओके, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो अगर हमारे पास इतने मोल्स ऑफ कॉपर थे और उसकी वजह से इतना चार्ज जो है वो रिमूव हुआ, तो अगर 1 मोल ऑफ कॉपर होगा तो चार्ज कितना होगा। सो ये तो इजी हो जाएगा, ये है 4.44 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ कॉपर। हाउ मच चार्ज पास? 900 कूलम। ठीक है, according to the question, if we have 1 mole of copper, obviously चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हो जाएगा हमारे पास 202,703 कूलम्स, राइट। और हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ 3 सिग्निफिक में आंसर दिया, तो यहाँ पर भी 3 सिग्निफिक में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2.03 इंटू 10 टू द पावर 5। सही। फिर वो कह रहे हैं पार्ट जी में द theoretical charge required to remove 1 mole of copper from the anode into the solution is 193,000 coulombs.
The Faraday constant is 96,500 coulombs mole inverse. Explain why. The theoretical charge is twice the Faraday constant. Whew, okay. Okay. ओके पहली बात एनोड की हो रही है, तो आपको तो पता है ना एनोड पे लॉस इन मास होता है। तो इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में भी बना के दी थी, इक्वेशन ये होगी आपके पास, ठीक है, एनोड के ऊपर। ओके देखिए पहले तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहली चीज कि आपके पास कॉपर ऑक्सीडाइज होगा कॉपर आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में। सो अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका चार्ज है 96500, राइट। लेकिन आप नोट करें यहाँ पर आपके पास इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, लेट्स काउंट दैट। 96500 इंटू 2, हाँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 193,000 कूलम्स। डिड यू गेट माई लॉजिक, डिड यू गेट द पॉइंट कि ये जो आपके पास कॉपर आयंस की फॉर्मेशन हुई है उसकी वजह से चार्ज इतना आ रहा था आपके पास, राइट। ये जो चार्ज आ रहा है ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, राइट, जबकि फैराडे कांस्टेंट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे यहाँ पर कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gives 193,000 charge. So if we have 1 mole of electron, so charge is going to be obviously 96,500 coulombs, right? So वो यही पूछ रहे हैं कि explain why the theoretical charge is twice as the Faraday constant. Faraday constant ये है और twice आ रहा है, twice इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 moles of electrons के लिए। So हम इस पूरी इंफॉर्मेशन को, इस स्टेप को तीनों को यहाँ पर along the lines लिखने की कोशिश करते हैं। I hope it makes sense to you. हम सबसे पहले ये बताएंगे at anode copper is oxidized into copper ions. At anode copper is oxidized into copper ions and electrons, right? So in this equation, as you can see, 1 mole of copper loses 2 electron. 1 mole of copper loses 2 electron. So theoretical charge given, so theoretical charge given कितना given है 193,000 coulombs, right? So theoretical charge given is carried by 2 electrons, ठीक है। Hence charge carried by 1 electron must be 193,000 divided by 2
that gives 96,500 coulombs mole inverse. I hope it makes sense to you. ठीक है. Next, a possible source of error is not drying the anode at the start of the experiment. तो इसका मतलब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे थे हमने एनोड को ड्राई नहीं किया था. इसका मतलब कुछ ना कुछ मॉइस्चर रह गया था. तो जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले एनोड का मास मेजर किया होगा तो उस मास में कुछ ना कुछ मॉइस्चर का मास भी इंक्लूड हुआ होगा. ऑलराइट, ये बात जहन में रखिएगा. ठीक है, ये चीज जहन में रखिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इज नॉट ड्राइंग, इसका मतलब mass of moisture is also included in initial mass measurement. ठीक, एक तो बात ये होगी. दूसरी बात, explain the effect if any on the calculated value of the Faraday constant if the anode is wet at the beginning. तो mass at the beginning ज्यादा होगा क्योंकि moisture available होगा, but dry at the end. लेकिन आपने dry कर लिया तो जाहिर सी बात है वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने इनिशियली वेट रखा हुआ था और उसका मास आपने इंक्लूड कर लिया और एंड में आपने ड्राई करके फिर उसका मास डिटरमिन किया तो चेंज इन मास ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा क्योंकि उसमें मॉइस्चर का मास इंक्लूडेड होगा. तो वो पूछ रहे हैं बताओ फैराडे कांस्टेंट की कैलकुलेटेड वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आएगा. ओके, अब जरा देखिएगा. ओके, देखो मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की, फिर मैं लिख के देता हूँ. पहले तो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. इस पार्ट के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए फर्स्ट स्टेप मेरे पास होगा कि मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ कॉपर इनिशियली डिटरमिन करूं. तो ये हो जाएगा मास अपॉन एआर. अब इनिशियली मास जो है वो तो ज्यादा है, राइट. हायर मास है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर. तो जाहिर सी बात है अगर मास ज्यादा है तो मोल्स ऑफ कॉपर भी क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे. मोल्स ऑफ कॉपर इज ग्रेटर. सही. दूसरा स्टेप, इफ यू रिमेंबर, अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना होता है तो जाहिर सी बात है सॉरी मुझे अगर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होते हैं, दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. सो हमारे पास चार्ज होता है और हम उसको डिवाइड करते हैं फैराडे कांस्टेंट से, राइट. सो अगर मुझे फैराडे कांस्टेंट निकालना हो तो चार्ज को मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डिवाइड कर लूंगा, राइट. अब आप नोट करो कि ये वैल्यू मेरे पास ज्यादा है तो जाहिर सी बात है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी ना मेरे पास. ठीक है, ठीक है. मोल्स ऑफ कॉपर अगर मेरे पास कम है ठीक है. चार्ज को देखो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर मेरे पास मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली मोल ज्यादा होंगे. अगर मोल्स ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू भी ज्यादा आएगी, राइट. तो जब आप चार्ज को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो हम भी तो यही कह रहे हैं
कि ये वैल्यू जब ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम यहाँ कह देते हैं हायर वैल्यू of moles of electrons gives lower Faraday constant value। ठीक है, तो Faraday constant की कैलकुलेटेड वैल्यू के ऊपर बात करें तो हमने बता दिया कि जी जो Faraday constant की वैल्यू है वो लोअर हो जाएगी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे ऐसे कि वैल्यू of Faraday constant calculated should be lower or would be smaller। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है कि इनिशियली मास ऑफ एनोड हायर होगा ड्यू टू मॉइस्चर। इनिशियली mass of anode is higher due to moisture। ठीक है, in the end loss in mass of anode भी ज्यादा होगा क्योंकि उसमें मॉइस्चर का मास आ रहा होगा। would also be higher due to presence of moisture। This results the lower value of Faraday constant। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं the student wanted to ensure that the anode was completely dry at the end of the experiment and decided to evaporate off the propanon using a blue Bunsen flame। The student noticed some blackening on the surface of the copper। Suggest what causes the blackening। तो पहली तो बात ये है कि जो ब्लू बंसन फ्लेम आपके पास है, इस ब्लू बंसन फ्लेम का ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ये एक्सट्रीमली हॉट होता है। एक्सट्रीमली हॉट flame as it has very high temperature। राइट, अब जाहिर सी बात है टेम्परेचर ज्यादा है, राइट। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो कॉपर है वो इस टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, जिसकी वजह से ये ब्लैकनिंग जो है सरफेस ऑफ कॉपर के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, यानी रिएक्शन करना शुरू कर देगा कॉपर। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे because of this high temperature, because of this high temperature copper reacts with oxygen
forming copper 2 oxide which has a black color. Which has a black color. सही। अच्छा, एक तो रीजन ये हो गई। दूसरी रीजन ये हो गई कि जब बहुत ही हाई टेम्परेचर आप देंगे तो प्रोपोनॉन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। जब प्रोपोनॉन की थर्मल डिकम्पोजिशन होगी उसकी वजह से भी कार्बन सूट मिलेगा, जिसकी वजह से कॉपर की जो सरफेस है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर। Propanol undergoes disproportionation reaction. Oops, my bad. Hold on a second. Undergoes thermal decomposition to give carbon soot. Now the next is the student calculated in mass change of the anode and the cathode after the experiment was complete. ठीक है, एनोड पे क्योंकि लॉस इन मास होता है इसलिए माइनस, कैथोड पे गेन इन मास होता है इसलिए प्लस। वो कह रहे हैं सजेस्ट वन रीजन, सजेस्ट करने के लिए कह रहे हैं वन रीजन व्हाई द मास गेन एट द कैथोड इज नॉट द सेम एज द मास लॉस्ट at the anode. Assume that a student has recorded the mass change accurately. मास चेंज एक्यूरेटली हो गया है, ये assumption ले लिया उन्होंने। अच्छा, मास चेंज क्योंकि एक्यूरेटली हो गया है इसलिए जो हमने क्लास में रीजन दिया आपको कि कॉपर डजंट स्टिक प्रॉपर्ली एट द कैथोड, वो रीजन यहाँ पर हम नहीं लिख सकते क्योंकि एग्जामिनर ने मास चेंज जो है वो करेक्टली रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और बताना है तो कॉपर डजंट स्टिक प्रॉपर्ली विद द कैथोड, कॉपर डजंट स्टिक प्रॉपर्ली विद द कैथोड से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन हम नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली। कुछ और सोचना है। ओके ओके, एनोड हमने कहा था इम्प्योर कॉपर एनोड है। अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री अगर इम्प्योर कॉपर एनोड होता है तो एनोडिक स्लज भी तो मिलता है, सही। और ये एनोडिक स्लज जो है वो बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अवेलेबल होता है, बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अवेलेबल होता है, राइट। सो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि कॉपर एनोड कंटेन impurities like anodic sludge जो कि डिस्चार्ज नहीं होगा, which do not discharge अगर ये डिस्चार्ज नहीं होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ठीक है, जिसकी वजह से मास जो है वो सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, that is the end of question number 1. I hope it makes sense to you. I hope you get the logic and points. Now let's move on to the next question, that is question number 2. वो कह रहे हैं आपसे
at temperature above 5 degrees Celsius, the benzene diazoniamine reacts with water as shown. Okay. बेंजीन डाइजोनियामाइन जो है वो C6H5N2+ को कहते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस बेंजीन डाइजोनियामाइन इन जनवरी इंशाल्लाह ताला. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है. लेकिन आप नोट करें, वो कह रहे हैं कि अबव 5 डिग्री सेल्सियस इट रिएक्ट्स विद वाटर. तो इसका मतलब अबव 5 डिग्री सेल्सियस ये अनस्टेबल होगा, राइट. एट हाई टेम्परेचर फॉरन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा. और 5 डिग्री सेल्सियस हो या 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो ये रिएक्शन नहीं करेगा. ठीक है. Unstable at high temperature. Obviously, if it is unstable at high temperature, it will react. वो कह रहे हैं a student investigate this reaction by measuring the volume of nitrogen gas. Measuring the volume of nitrogen gas. Measuring the volume of nitrogen gas produced at regular time interval. इसका मतलब stopwatch की जरूरत होगी हमें टाइम को नोट डाउन करने के लिए. The diagram shows the experimental setup used to investigate this reaction. Obviously एक गैस सिरिंज है. इस गैस सिरिंज के अंदर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्ट करना होगा हमने over the period of time, different time intervals पे. वो कह रहे हैं the student finds that the reaction is very slow, so decide to investigate the reaction at 30 degree Celsius. इसका मतलब पहले रिएक्शन होता था 5 डिग्री सेल्सियस पे, अब आप कर रहे हो 30 डिग्री सेल्सियस पे. जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इफेक्टिव कोलिजन इन अ यूनिट टाइम भी इंक्रीज होगा. अब जाहिर सी बात है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 30 डिग्री सेल्सियस पे करना है और 30 डिग्री सेल्सियस ही रहे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, तो मुझे टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा. और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मैं थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ यूज करूंगा, राइट. तो वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्लीट द टेबल टू शो हाउ द स्टूडेंट कुड इन्वेस्टिगेट दिस रिएक्शन एट अ कांस्टेंट 30. दैट्स द आंसर. थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ. तो वो कह रहे हैं कंप्लीट द डायग्राम. Is saying complete the diagram to show how the student could investigate the reaction at constant. तो बेटा मैं thermostatically controlled water bath यूज कर लेता हूँ. और obviously मैं thermostatically controlled water bath के लिए water bath बना देता हूँ यहाँ, right. और ये बेटा हमारा water है, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा thermostatically controlled water bath है. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये, इस पूरे के पूरे लिक्विड को हीट करने के लिए जरूरी है कि जो वाटर का लेवल है वो इस लिक्विड के लेवल से ऊपर होना चाहिए. इस बात का ख्याल रखेंगे आप, ठीक है. दूसरी बात, जाहिर सी बात है इस पूरे लिक्विड को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट मिले, इसलिए मैं इसमें एक मैग्नेटिक स्टिरर भी रख दूंगा जो कि यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए यूज हो जाएगा. सो ये बात भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आप एक्चुअली लिक्विड वाटर का जो लेवल है वो ज्यादा रखेंगे. टू हीट द होल लिक्विड, to heat the whole liquid in flask, water level needs to be greater than liquid level. Water level needs to be greater than liquid level in the flask. एक पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट हमने ये भी मेंशन करना है इसमें कि मैग्नेटिक स्टिरर can be used for uniform heating.
for uniform distribution of heat, for uniform heating. ठीक है. Now the next part of the question is, a student prepared a solution of this compound at 5 degrees Celsius. Now examiner is saying 200 cm cube sample of this solution. इसका मतलब बेंजीन डाइजोनियम आयन का सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया हुआ है हमने, 200 सेंटीमीटर क्यूब. Was placed in a conical flask. The apparatus was allowed to equilibrate at 30 degrees Celsius. The gas syringe was then connected. A stop clock was started, and the readings of the time and gas volumes were taken. Reading of the times and gas volumes were taken. When the decomposition of benzene diazoniamine was complete, the final volume of nitrogen produced, which is V final, was 72 cm cube. तो जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगी 200 cm cube सैंपल ऑफ सॉल्यूशन की, तो 72 cm cube ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. वो कह रहे हैं शो बाय कैलकुलेशन दैट व्हेन द स्टॉप क्लॉक वाज स्टार्टेड द कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियमाइन वाज दिस. यानी आपने बेंजीन डाइजोनियमाइन की ये कंसंट्रेशन ली थी जब आपने स्टॉप क्लॉक स्टार्ट करी, और जब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाएगा इन द फ्लास्क, तो आपको वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना मिलेगा, 72 cm क्यूब. तो वो कह रहे हैं शो करो इस बात को, तो शो कर देते हैं. ओके guys, it's easy because in the first place we have volume of nitrogen gas. So volume of nitrogen gas calculate करने के लिए हम 72 cm क्यूब को 24,000 cm क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 times 10 to the power minus 3 moles, right? सेकेंड, आप जानते हैं कि बेंजीन डाइजोनियमाइन होता है C6H5N2+ और नाइट्रोजन गैस, इन दोनों के दरमियान रेशो 1:1 का है. ये बात मुझे पता चली इक्वेशन के थ्रू. इस इक्वेशन में बेंजीन डाइजोनियमाइन और नाइट्रोजन गैस दोनों के दरमियान रेशो 1:1 का है. ठीक है, तो अगर आपने नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट किए हैं 3 × 10⁻⁻3, तो ऑब्वियसली मोल्स ऑफ डाइजोनियम आयन आपके पास आ जाएंगे C6H5N2+. ये भी सेम हो जाएंगे, दैट इज 3 × 10⁻⁻3 मोल्स, राइट. अब ये जो मोल्स हमने निकाले थे बेंजीन डाइजोनियमाइन के, ये ऑब्वियसली इस 200 cm क्यूब के अंदर थे. तो 200 cm क्यूब कंटेन 3 times 10⁻⁻3 moles of benzene diazoniamine C6H5N2+. कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर करूंगा, तो कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी हो जाएगी, 0.0150 मोल पर dm क्यूब. तो ये हो जाएगा 0.0150 मोल पर dm क्यूब. ठीक है, तो मैंने ये शो कर दिया कि जी कंसंट्रेशन ये थी हमारे पास जब हमने स्टॉप क्लॉक स्टार्ट की थी. Now the next is the volume of nitrogen produced is proportional to the amount of benzene diazoniamine. Obviously बेटा आप जानते हैं कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो विद टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है जबकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है. तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो रहा होगा. ठीक है, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस. सो वो कह भी रहे हैं इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन फॉल्स. ठीक है, वो कह रहे हैं यूजिंग द एक्सेस शोन स्केच अ ग्राफ टू शो द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस विद अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियमाइन. सो स्केच करना है तो मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर रखना है. आप सब जानते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं व्हाट वी चेंज. तो व्हाट वी चेंज इज what we change the concentration. ठीक है ना. So what we change is basically your independent variable.
So this is going to be your independent variable. And obviously it has to be on the x-axis. और dependent variable किसे कहते हैं? What we measure. तो what are we measuring? We measuring the volume of nitrogen gas, right? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, volume of nitrogen gas production. ठीक है? So हम यहाँ लिख सकते हैं what we measure is your dependent variable. तो ये आपका dependent variable है, and obviously it has to be on the y-axis. तो हम चेंज किसको कर रहे होंगे? कंसंट्रेशन को। और हम मेजर क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। वो कह रहे हैं आपसे लेबल द एक्सेस चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, उप्स ये हम लिख देते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियमाइन इन मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन सीएम क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन सीएम क्यूब हमने यहाँ पर मेजर करना है। ठीक है? तो वो कह रहे हैं पुटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, जिसको हम चेंज करते हैं वो एक्स एक्सिस पे। ठीक है? फिर वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं इंक्लूड on the axis the maximum values of the concentration and the volume where the lines on the axis are shown. क्योंकि बेटा आप जानते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज होगा, विच मींस बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दैट मींस विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट? बट वो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन आपके पास इनिशियल जब आपने टाइमर स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.0105। तो ये 0.0105 मोल पर डीएम क्यूब था जब आपने कंसंट्रेशन स्टार्ट में इतनी रखी थी। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस आपके पास क्या था? 0। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपकी कम होगी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस ज्यादा होगा, और वो ज्यादा होकर एक स्टेज ऐसा आएगा कि 72 cm क्यूब बन जाएगा। यानी जब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस 72 cm क्यूब होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियमाइन 0 हो चुका होगा, यानी रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन स्केच है, और हम स्ट्रेट लाइन स्केच को इस तरह से बना लेते हैं। नो 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 नो, straight line, it has to be like this. Oops. ठीक है? Makes sense. ठीक है? सो ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस आपको उस वक्त कलेक्ट हो जाएगा जब सारा का सारा बेंजीन डाइज़ोनियमाइन रिएक्ट हो चुका होगा, डिकम्पोज हो चुका होगा, राइट? इनिशियली जब कंसंट्रेशन आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियमाइन की ये थी, तो उस वक्त नाइट्रोजन गैस 0 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन बनी नहीं होगी, डिकम्पोजिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा। ठीक है? I hope it makes sense to you. Now the next part of the question is the results the students obtained are shown in the table. To calculate the concentration of benzene diazoniamine, the student used the following equation. ठीक है? ये equation आ गई आपके पास. Volume of nitrogen recorded is V. ठीक है? V final is basically the final volume of nitrogen at complete decomposition, which is 72 cm cube. तो ये तो change नहीं होने वाला. वो कह रहे हैं complete the column C and D to 3 significant figures. You may use the news pro. Okay. तो बेटा ये वॉल्यूम आपको गिवन है, आप इसको 72 cm क्यूब से डिवाइड करेंगे तो आंसर होना शुरू हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि V डिवाइडेड बाय 72। सही है?
और वॉल्यूम ये गिवन है आपको, ये वॉल्यूम गिवन है। तो मैं जल्दी जल्दी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो मैं 17 को 72 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.236, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कह रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखना। देन 24 डिवाइडेड बाय 72 इज 0.333, 30 over 72 is 0.417, 35 over 72 0.486, 40 over 72 0.556, फिर 44 over 72 0.611, फिर 48 over 72 0.667। सही, ओके। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने कंसंट्रेशन निकालनी हो तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.0150 उसको, और जो आपने अभी वी फाइनल निकाला है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू उठाकर आपने यहाँ रखनी है, आंसर आ जाएगा। फिर ये वैल्यू उठाकर आपने यहाँ रखनी है, आंसर आ जाएगा। फिर ये वैल्यू उठाकर आपने यहाँ रखनी है तो आंसर आ जाएगा आपके पास, राइट। और वो ये वाला यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशन, तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख के दिया उन्होंने यहाँ। ठीक है, सो आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। जल्दी जल्दी बेटा करके देख लेते हैं। ये हो जाए, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है तो ये हो जाएगा 0.0115, फिर आपके पास 0.0100, फिर है आपके पास 0.00875, फिर आपके पास 0.00771, फिर आपके पास है 0.00666, फिर आपके पास 0.00584, फिर आपके पास 0.00500। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैं फिर दोबारा से कह देता हूँ कि ये वैल्यू आप यहाँ रखिए, आंसर आ जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू आप यहाँ रखिए, आंसर आ जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू आप यहाँ रखिए, आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ रखिए, आंसर आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो कह रहे हैं आपसे कि प्लॉट अ ग्राफ on the grid to show the relationship between benzene dozoniamine and time. Use cross to plot each data point. Draw a line of best fit. Guys, मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं आ रहा, ये कर्व ऑफ बेस्ट फिट है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट शॉट दूं इस कर्व को बनाने के लिए, एंड आई एम श्योर कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर कर्व बनाएंगे। तो जब आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, मेक श्योर कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर्व होना चाहिए, और बहुत बेहतर अंदाज से कर्व बनना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कर्व बना दिया। ये मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं बन रही थी, ये कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनेगा, ये याद रखिएगा। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये बेसिकली कर्व ऑफ बेस्ट फिट होगा। ठीक है बेटे, कर्व ऑफ बेस्ट फिट लिखने के बाद वो हमसे कह रहे हैं ड्रॉ a tangent at time 0.0 on your graph and use the tangent to determine the initial rate of reaction. तो आपको मैंने क्लास में सिखाया था कि जब टेंजेंट ड्रॉ होता है तो हमेशा इनिशियल से ड्रॉ होता है, तो वो इनिशियल से ड्रॉ करवा रहे हैं। और जब टेंजेंट ड्रॉ होता है तो ग्रेडियंट निकलता है, एंड दैट ग्रेडियंट विल गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो कह रहे हैं स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स यू यूज्ड इन योर कैलकुलेशन। ओके, सो एक पॉइंट तो बेटा मैंने ये ले लिया, 0.0 एग्जामिनर ने कहा हुआ था। सही है, एक पॉइंट तो मैंने ये ले लिया। ये था आपके पास 0.0, और ये हो गया 0.0150। एक तो मैंने ये ले लिया है। अच्छा, टेंजेंट भी ड्रॉ करना है। ओ माय गुडनेस। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ।
या दिस वन इज बेस्ट। ड्रॉ कर दिया है टेंजेंट, और मैं अब पॉइंट ले लेता हूँ। लेट सपोज मैं पॉइंट लेता हूँ ये वाला पॉइंट। दिस वन, ठीक है। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं। ये पॉइंट मेरे पास है 0.011 और ये किस वैल्यू के ऊपर जाके ड्रॉप हो रहा है? ये इस वैल्यू के ऊपर जाकर ड्रॉप हो रहा है। तो दोबारा से देख लेते हैं कि ये किस वैल्यू के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। ये ड्रॉप हो रहा है 246 के ऊपर। मैंने बनाया तो सही है बिल्कुल। मुझे ना बॉक्सेस नजर नहीं आ रहे बेटा, ओवरलैप हो रहे हैं सारे। मैं जो मुझे समझ में आता है मैं लिख देता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट रिलेट द बॉक्सेस ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये क्या है? 1 2 3 4 5 2 3 4। आई कैन नॉट रीड, ओवरलैप हो रहे हैं। आई एम श्योर यू कैन डू दैट। तो बेटा मैं ये यूज कर लेता हूँ। मैं यूज कर लेता हूँ 2.6 देन 0.0150। ठीक है, लेट मी चेक, डबल चेक करने दें। मैंने बनाया तो सही है, बट आई थिंक ये 3 है और यहाँ आ रहा है मेरे पास, राइट? चलिए मैंने ये ले लिया। कोऑर्डिनेट्स मेंशन करता हूँ मैं। सो कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम 0.0, 0.0150। फिर है आपके पास 2.6, 0.0115। आप प्लीज चेक कर लीजिएगा इस वैल्यू को, बिकॉज मुझसे रीड नहीं हो रहे थे, ओवरलैप्स हो रहे थे सारे के सारे बॉक्सेस बिकॉज ऑफ माय आई साइट। ठीक है, तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। तो ग्रेडियंट हो जाएगा मेरे पास 0.0150 माइनस 0.0115। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 0 माइनस 2.6 से। सो हम देख लेते हैं बेटा हमारे पास क्या आ रहा है। 0.0150 माइनस 0.0115
सो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻³ देन फिर आपके पास है 0 - 2.6, ये हो जाएगा -2.6। तो ग्रेडियंट माइनस में आएगा, माइनस में अगर आए तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा -1.346 इंटू 10⁻³ ओके, तो इनिशियल रेट मेरे पास हो जाएगा 1.35 इंटू 10⁻³ अच्छा, इसकी यूनिट क्या है आपके पास? मोल पर डीएम क्यूब, राइट। और इसकी यूनिट क्या है आपके पास? मिनट्स। तो यूनिट बनेगी आपके पास मोल पर डीएम क्यूब मिनट इनवर्स, ये यूनिट आएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज use your graph to complete the table and calculate the values of two half-lives. For the first half-life, concentration have been chosen for you. Okay, तो उन्होंने concentration हमें choose कर दिए हैं, time determine करवा रहे हैं। तो 0.0120 के ऊपर देखते हैं क्या 0.0120। ओके, सो 0.0120 ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा। 0.0120 ये आ गया। Again, I cannot read the thing. No. Okay, makes sense. ठीक है, तो ये टाइम कितना हो जाएगा आपके पास? I believe ये टाइम हो रहा है आपके पास 3.6 और 3.5, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.5, फिर आपके पास है 0.0060, 0.0060 ये है आपके पास। ठीक है जी, और ये आ रहा है, और ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 13, ये बॉक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये बेसिकली मेरे पास 13 आई थिंक सो के 13.2 4 6 8 10 13 13.2 13.4 13.6 13.6 आई थिंक सो जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो 13.6 लिख लीजिएगा। एंड अगेन गाइस, ये वैल्यू आपने चेक करना है। ये मैंने assumption से लिख रहा हूं मैं, क्योंकि I cannot read the boxes properly. So t half कितनी है? तो t half कैलकुलेट करने के लिए मैं 13.6 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 3.5 से। सो मेरे पास t half आ जाएगा 13.6 minus 13.5 is going to be, oops, 13.6 minus 3.5 is going to be 10.1. This is my first half life. अब वो कह रहे हैं कि सेकंड हाफ लाइफ आप खुद निकालेंगे और आपने खुद कंसंट्रेशन चूज करनी है। तो मैं ऑब्वियसली सबसे आसान वैल्यूज की तरफ जाऊंगा, और सबसे आसान वैल्यू है मेरे लिए 0.0100। इसको देखना है मैंने। ठीक है, और मैं इसको यहां से ड्रॉप कर देता हूं। सो मेरे पास यहाँ पर 6.0 मिनट्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, उप्स, ये हो जाएगा 0. क्या लिए मैंने वैल्यू? 0.0100।
मैंने ली है बेटा 0.0 100 और मैंने लिए वैल्यू 6.0। अब 0.0100 का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 0.0050। यानी मैं अब इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, ठीक है। और ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 16। ऑलराइट, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा? 16.0। ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ 0.0050 और मैं 16.0 ले लेता हूँ। तो 16.0 माइनस 6.0 you will get what? 10.0, right? Oh, that's exactly almost the same. 10.1 and 10.0 is the same constant half life, right? That's amazing. वो कह रहे हैं आपसे state and explain what the values of the two half life suggested about the order of reaction with respect to benzene dozanamide. Since we have observed the constant half life, which means with respect to benzene diazoniamide it is first order reaction. तो हम यहाँ लिखेंगे as successive almost constant half life is observed, then it means with respect to benzene diazoniamide it is first order. All right, that's the end from question number 2. I hope it makes sense to you. आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और, ग्रेडियंट नेगेटिव क्यों आया है ना? हम जल्दबाजी में ये बताना भूल गए कि नेगेटिव ग्रेडियंट क्यों आ रहा है, क्योंकि डिक्रीज कंसंट्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है। सो इट्स अ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट व्हिच इज व्हाई नेगेटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए।